पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जो पुष्पीय पादप होता है आखिर वो नई संतति का निर्माण कैसे करता है। पुष्प की संरचना पता होनी चाहिए कि आखिर जो पुष्प की संरचना है उसमें नर संरचना कौन सी है और मादा संरचना कौन सी है। पुष्प की संरचना को देखोगे, पुष्प की संरचना 4 भागों से, 4 चक्रों से मिलकर के बनी होती है। इसमें किस तरीके से जो पुष्पीय पादप होंगे वो लैंगिक जनन के द्वारा अपनी संतति का निर्माण करते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भारत के और आपके विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए स्पेशल लेकर आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 1 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसका एक 1 शॉट। आज हम इस 1 शॉट में इस पूरे चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझेंगे और जानेंगे कि आपका ये जो चैप्टर है इसमें किस तरीके से जो पुष्पीय पादप होंगे वो लैंगिक जनन के द्वारा अपनी संतति का निर्माण करते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अगर आप चैप्टर का नाम ही देखोगे तो चैप्टर के नाम ही कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि जो पुष्पीय पादप होते हैं वो लैंगिक जनन की वो प्रक्रिया होती है जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, यानी 2 जीव नर और मादा मिल करके पहले ये अपने युग्मकों का निर्माण करेंगे और फिर इन युग्मकों का जब संलयन होगा तो उससे इनकी नई संतति का निर्माण होता है। यहाँ पर पुष्पीय पादपों में 2 जनक नर मादा के द्वारा ही नई संतति का निर्माण होता है। तो यही आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर एक जो पुष्पीय पादप होता है आखिर वो नई संतति का निर्माण कैसे करता है। तो आपको पता होगा लैंगिक जनन की 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पूर्व में जो आपकी नर और मादा संरचना होंगी ये अपने युग्मकों का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ जो नर युग्मक होगा वो मादा युग्मक के समीप पहुंचता है परागण के द्वारा। जब एक बार नर युग्मक मादा के पास पहुंच गया तो ये दोनों आपस में निषेचित हो जाएंगे और निषेचित होने के बाद आगे फिर युग्मनज बनेगा, बीजांड से बीज बनेगा और आपका देखोगे आप अंडाशय से फल बनेगा। यानी एक पुष्पीय पादप की जो उसका बीज, भ्रूण और ये जो अंडाशय है ये उसकी संतति है। तो इनका निर्माण कैसे होगा ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक पुष्पीय पादप में पुष्प की संरचना पता होनी चाहिए कि आखिर जो पुष्प की संरचना है उसमें नर संरचना कौन सी है और मादा संरचना कौन सी है। जब आपको नर और मादा संरचना पता चलेगी तभी आप उनमें युग्मक जनन की क्रिया को पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर स्टार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लैंगिक जनन की घटनाओं से भी पहले पुष्प की संरचना को देखोगे। पुष्प की संरचना 4 भागों से, 4 चक्रों से मिलकर के बनी होती है और ये 4 चक्र कौन कौन से होते हैं। आप अगर एक पुष्प को अपने दिमाग में इमेजिन करोगे, आपके सामने ये एक पुष्प है तो इसमें आप क्या देख रहे हो। सबसे पहले ये जो आपका पुष्प की सबसे बाहर की संरचना है इसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। ये संरचना किस चीज की है, बाह्य दल पुंज। अगर समूह में है तो हम इसे कैलिक्स यानी पुंज कहते हैं और अगर एक की मैं बात कर रही हूँ तो हम इसे बाह्य दल यानी कि सेपल कहते हैं। उसके बाद पुष्प का सबसे आकर्षक भाग जो कि रंग बिरंगा भाग होता है, ये आप देख सकते हो। ये कौन सा भाग है, इस भाग को हम पंखुड़ी यानी कि इस भाग को हम दल कहते हैं। अगर किसी पुष्प में ये बहुत सारी संख्या में है तो हम इसको दल पुंज यानी कि कोरला कहेंगे और अगर एक दल, एक वचन में मैं बात करूंगी तो इसको दल यानी कि पेटल कहते हैं। फिर आप देख रहे हो इस पुष्प में कुछ तंतु जैसी संरचनाएं हैं, ये आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके से ये जो तंतु जैसी खूब सारी संरचनाएं होती है ये पुष्प का नर संरचना होता है, जिसे हम अगर बहुत सारी संख्या में है तो हम इसे पुमंग कहते हैं और एक तंतु को हम पुंकेश्वर कहते हैं यानी कि स्टेमन कहते हैं। और ये जो पुंकेश्वर होता है ये पुष्प की कौन सी संरचना है, नर संरचना होती है। और पुष्प में आप देख रहे हो
कि इसमें आपको एक बीच में संरचना दिखाई दे रही है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये इस तरीके से, ये संरचना इस पुष्प की मादा संरचना है। अगर ये 2 से अधिक संख्या में है तो इसे जायांग यानी गाइनोसियम कहते हैं। अगर हम एक वचन में बात करते हैं तो ये स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल होता है। और ये पुष्प की कौन सी संरचना है? मादा संरचना है। तो एक बात तो आपको पुष्प की संरचना में ये क्लियर हो गया है कि तंतु जैसी संरचना जिन्हें पुंकेश्वर कहते हैं ये पुष्प की नर संरचना है, और जो पुष्प की मादा संरचना है वो आपकी मध्य में है जिसे स्त्री केसर कहते हैं। तो ये नर और मादा संरचना आपको पता चल गया। अब इनमें युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, कैसे निषेचन होगा, ये सब आपने इनमें ही पढ़ना है। वही बाह्य दल पुंज और दल पुंज की बात करें तो ये सहायक अंग होते हैं। बाह्य दल की बात करते हैं तो ये पुष्प की एक तो सुरक्षा कर रहा है बाकी अंगों की, और साथ ही साथ पुष्प की कलिका व्यवस्था को बनाए रख रहा है। और दल की बात करेंगे तो जब परागण की क्रिया होती है, युग्मक का स्थानांतरण होता है, तो उसमें यहाँ पर जो कीट होते हैं इनका रंग इतना सुंदर है कि ये कीटों को आकर्षित करते हैं, और ये कीट आकर्षित होकर के परागण की क्रिया में सहायता करेंगे, इसलिए हम इन दोनों को सहायक अंग कहते हैं। जबकि पुंकेश्वर और स्त्री केसर पुष्प के कैसे अंग होते हैं? लैंगिक अंग होते हैं। पुंकेश्वरों के समूह को पुमंग कहते हैं और स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो अगर आपको पुष्प की नर मादा संरचना पता है तो अब हम इनकी संरचना को अंदर से देखते हैं कि इनकी संरचना में कितने भाग होते हैं। तो जब हम पुष्प की नर संरचना देखते हैं, नर संरचना यानी कि कौन सी संरचना है? पुंकेसर की संरचना है। तो पुंकेश्वर की संरचना 2 भागों से मिलकर बनी होती है, एक तंतु फिलामेंट और परागकोश यानी कि एंथर से मिलकर के। तो आप ये संरचना देख सकते हो, ये आपके पुंकेश्वर को जब हमने निकाल के देखा तो इसमें ये तंतु जैसी संरचना होती है, और ये जो इसका ऊपर का चौड़ा भाग होता है ये इसका परागकोश होता है। हम अगर इस परागकोश को ऐसे काटें और इसके अंदर संरचना देखें तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। जो परागकोश होता है उसकी अनुप्रस्थ काट करेंगे, ठीक है। परागकोश जो कि आपकी ऊपर संरचना है चौड़ा भाग, परागकोश की जब हम अनुप्रस्थ काट करते हैं, कौन सी काट? अनुप्रस्थ काट की बात करेंगे तो इसकी अनुप्रस्थ काट कैसे होती है? इस तरीके से होगी। अनुप्रस्थ काट में हम देखते हैं कैसे, हमने कहा ये आपका क्या है? तंतु है, और ये आपका क्या है? यहाँ पर परागकोश है। परागकोश की अनुप्रस्थ काट करने पर आप देखते हो, ये आपने काट करी तो आप इसमें देखते हो कि परागकोश 2 पालियों से मिलकर के बना होता है। इस तरीके से इसमें 2 पालियां होती है, ठीक है। ये 2 पालियां होगी, एक ये, और इनमें आप क्या देखते हो? इसमें 4 आपके क्या पाए जाते हैं? कोष्ठ पाए जाते हैं। और इन 4 कोष्ठों को ही हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। आगे चल के जब आप लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया पढ़ोगे तो इसी के अंदर लघु बीजाणुधानी के अंदर ही आपके लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इसके द्वारा किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होगा। और ये लघु बीजाणु जब आगे परिपक्व होते हैं तो ये निर्माण करते हैं किसका? परागकण का निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है 2 पालियों के अंदर, है ना। प्रत्येक पाली में आपकी 2-2 है, तो टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। उसके बाद आप देखोगे कि प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के बाहर 4 क्या होती है? परतें होती है ना। इनके बाहर आप देखोगे 4 परतें होती है। अब वो 4 परतें कैसी होती है? तो 4 परतों को जानोगे कैसे? देखो, सबसे अंदर की जो परत होती है इसे हम क्या कहेंगे? टैपेटम कहते हैं। लघु बीजाणु के ठीक बाहर जो परत है, ये जो सबसे पहले परत होती है ये टैपेटम कहलाती है। टैपेटम के बाद आपकी जो परत आती है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य परत कहते हैं। तो टैपेटम के ऊपर जो परत होगी वो मध्य परत कहलाएगी। मध्य परत के ठीक ऊपर एक और परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ये दूसरी मध्य परत। तीसरी उसके बाहर एक और परत होगी जिसे हम क्या कहेंगे? अंतःस्थिथियम कहते हैं। क्लियर बात है। और जो सबसे ऊपर की परत होती है जिसे हम बाह्य त्वचा या हम अंतस्त्वचा कहते हैं, यह आपकी चौथी परत होगी।
तो जब भी आप पराग कोश की अनुप्रस्थ काट बनाओगे तो उसमें पहले पराग कोश को द्विपालिक बनाओगे, उसके अंदर 4 लघु बीजाणु दिखाएंगे और लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु और लघु बीजाणु धानी के चारों ओर आपको ये 4 परतें दिखानी है ना। कौन कौन सी है? सबसे अंदर की ये टैपेटम परत आ गई, फिर उसके बाहर मध्य परत आ गई और फिर आपका अंतःस्थितियम आ गई और बाहर क्या है? अंतःत्वचा। तो ये आपकी क्या है? माना ये आपकी लघु बीजाणु धानी है ना, ये लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर लघु बीजाणु है। तो इसकी ये परतें 1 परत, 2 परत, 3 परत, 4 परत, ये रही आपकी परागकोश की अनुप्रस्थ काट। तो इतना आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है। अगर पुष्प की मादा संरचना की बात करें, नर तो हमने देख लिया कि लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लेकिन अगर हम इसकी मादा संरचना देखें तो पुष्प की मादा संरचना में 3 भाग होते हैं। ठीक है। पुष्प की मादा संरचना आप सभी को पता है स्त्री केसर होती है और स्त्री केसर के कितने भाग होंगे? 3 भाग होते हैं। इसका सबसे ऊपरी भाग चौड़ा और चिपचिपा होता है और इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर इसका नीचे से पतला सा जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? वर्तिका कहते हैं। और इसका ये जो अंडाशय, ये जो अंडे जैसी आकृति का भाग है, इस भाग को अंडाशय कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी किसकी संरचना है? स्त्री केसर की संरचना है। तो जैसे हमने आपके परागकोश की अनुप्रस्थ काट करके देखा कि उसके अंदर लघु बीजाणु धानी है, ठीक उसी तरीके से जब आप अंडाशय के अंदर देखोगे तो इसके अंदर कौन होता है? क्योंकि ये गुरु बीजाणु बनाएगा, तो ये जो संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं? ये इसकी क्या है? गुरु बीजाणु धानी होती है। और इसी गुरु बीजाणु धानी को हम क्या कहते हैं? बीजाण कहते हैं। ये पुष्प का क्या होगा? बीजाण होता है। तो जब निषेचन की क्रिया होगी ना, इस बीजाण से आगे चल के निषेचन के पश्चात बीज बनता है और जो अंडाशय होता है वो फल बनाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाकी निषेचन पश्चात घटना सब किस में होती है? मादा संरचना में होगी, बल्कि निषेचन भी आपकी मादा संरचना के अंदर होता है। इतनी बात क्लियर है। अगर हम इस बीजाण को बाहर निकाल के देखें तो बीजाण की संरचना होती कैसे है? तो ये आपकी किसकी संरचना है? इसे आप गुरु बीजाणु धानी कहो या आप क्या कहते हो? बीजाण की संरचना कहते हो। तो देखो बीजाण की संरचना कैसी होगी? बहुत सिंपल है। ये आपका जो बीज का भाग होता है ना, इसे हम बीजाण कहते हैं। ठीक है। बीजाण काय कहते हैं। और इस बीजाण काय में देखो इस तरीके से एक ऊपर आवरण होता है या एक अंतः अध्यावरण होगा और इसके बाहर एक और आवरण होता है जिसे हम बाह्य अध्य आवरण कहते हैं। ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्या क्या है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये क्या है? सबसे पहले आपका ये जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है, इसे हम क्या कहते हैं? ये संरचना आपकी किसकी है? न्यूसेलस की है। ठीक है। ये जो संरचना है बीच में, ये किसकी संरचना है? न्यूसेलस, यानी कि इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? बीजाण काय कहते हैं। ये किसकी संरचना है? बीजाण काय की संरचना है। और ये बीजाण काय के बाहर 2 क्या होते हैं? आवरण होते हैं। और वो 2 आवरण आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये आपका कैसा है? इनर आवरण है, यानी कि आपका क्या होगा? इनर इंटेग्यूमेंट, अंतः अध्यावरण होगा। और इसके बाहर ये जो आवरण होगा ये आपका क्या है? ये आपका आउटर इंटेग्यूमेंट है, यानी कि एक आपका क्या है? अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण है। ठीक है। अंतः अध्यावरण होगा और बाहर वाला क्या हो जाएगा? बाह्य अध्यावरण हो जाएगा, अध्यावरण हो जाएगा। क्लियर बात है। अब आप देख रहे हो कि एक जगह ऐसा है जहां पर मैंने कोई भी आवरण नहीं बनाया है। ये आप देख रहे हो छिद्र जैसी संरचना है, तो इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल यानी कि ये क्या कहलाएगा? उस बीजाण का द्वार कहलाएगा, बीजाण द्वार कहलाता है। और बीजाण द्वार के ठीक सामने ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये चलाजा की है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? निभाग कहते हैं। क्लियर बात है। बाकी आपको पता है कि बीज का भाग आपका बीजाण काय है। नीचे ये जो संरचना है फ्यूनिकल, इसे हम क्या कहते हैं? बीजाण का वृंत, बीजाण को पकड़े हुए जो अंडाशय से इसको जोड़ रहा है, ये संरचना किसकी है? बीजाण वृंत की। और ये आपका प्लेसेंटा है जो कि नीचे कहाँ से जुड़ा है? अंडाशय से जुड़ा है। तो ये बीजाण की संरचना, बीजाण में मध्य में बीजाण काय होगा,
उसके बाद बीच में बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। बीजांडकाय दो आवरण से, एक अंतः अध्यावरण और एक बाह्य अध्यावरण से ढका हुआ है। एक जगह ऐसा है जहां पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं, उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं उस छिद्र को, और उसके ठीक सामने भाग को निभाग चलाजा कहते हैं। ये जो बीजांड का ये जो लट्ठा है इसे हम क्या कह रहे हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, जो कि अपरा के द्वारा नीचे अंडाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि आगे हमने पूरी क्रिया इसी के अंदर पढ़नी है मादा युग्मक के निर्माण की। क्लियर? तो यहाँ पर आपको इतना तो पता चल गया कि पुष्प की नर संरचना कौन सी है, मादा संरचना कौन सी है। जब आपको ये पता चल गया, अब हम पढ़ते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, और निषेचन पूर्व घटना में आपकी कौन सी घटना चलेगी, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, निषेचन पूर्व घटना की बात करेंगे। निषेचन पूर्व घटना की बात करेंगे। ठीक है, घटनाएं की बात करेंगे। तो निषेचन पूर्व घटना में आपकी कौन कौन सी घटना करती है, एक आपकी क्या चलेगी, युग्मक जनन की चलेगी। और युग्मक जनन में देखो, जो आपका यहाँ पर युग्मक जनन होगा, जब हम नर की बात करेंगे, नर किसका निर्माण करता है, लघु बीजाणु का, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसको युग्मक जनन में लघु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ेंगे कि कैसे लघु बीजाणु जनन के द्वारा आपका इस नर की संरचना में लघु बीजाणु बनेगा, और फिर उस लघु बीजाणु से आगे चल करके पराग कण बनते हैं, और इसी पराग कण से आप देखोगे आगे चल के दो नर युग्मक का निर्माण होगा। ठीक है, युग्मक जनन में दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसमें हम ये तो पहला मादा नर की संरचना में, और मादा संरचना में आपका इसको क्या कहते हैं, युग्मक जनन को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। जहां पर आप देखोगे कि इस गुरु बीजाणु से आपके पहले तो गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, और फिर ये गुरु बीजाणु एक ऐसी संरचना बनाता है 7 कोशिका 8 केंद्रक वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इसी में आपका क्या होता है, मादा युग्मक होता है। तो पहले हम युग्मक जनन में लघु बीजाणु जनन, फिर गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें निषेचन के, है ना, निषेचन आपके निषेचन पूर्व घटना में हम ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि देखो लघु बीजाणु तो जो आपका परागकण होता है वो संरचना में छोटा होता है, तो नर हमेशा छोटा होगा, वही किसी माध्यम से होते हुए मादा के पास जाएगा। मादा कभी भी नर के पास नहीं जाएगी, हमेशा नर ही मादा के पास जाएगा, तो वो युग्मक बने। तो यानी कि अब क्या होगा, इसके बाद निषेचन पूर्व में ये युग्मक क्या हो जाते हैं, स्थानांतरण होता है, इनका स्थानांतरण होता है। और पुष्पीय पादपों में युग्मक स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण यानी कि आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी भी माध्यम के द्वारा जो परागकण होते हैं वो नर संरचना से मादा की वर्तिकाग्र पर जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम युग्मक जनन में पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन। बहुत ही इजी है। लघु बीजाणु जनन में होता क्या है कि आपने देखा था कि इसमें आपकी क्या है, ये लघु बीजाणु धानी है ना, यहाँ पर ये आपकी परागकोश है, इसके अंदर आपकी कौन है, लघु बीजाणु धानी होती है। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर सबसे पहले आपकी कुछ क्या होती है, कोशिकाओं। जब ये पादप अपरिपक्व अवस्था में है तो इसमें कोशिकाओं के समूह होते हैं, और ये कोशिकाओं के समूह आपके क्या कहलाते हैं, बीजाणु जनक ऊतक कहलाते हैं। इस बीजाणु जनक ऊतक में जब इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता है तो इनसे निर्माण होता है आपका किसका, पराग मात्र कोशिका का। ठीक है, और ये पराग मात्र कोशिका में जब कौन सा विभाजन होगा, इसमें होता है आपका कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। जब इसमें क्या होगा आपका, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो इस अर्धसूत्री विभाजन से आपका क्या बनता है, यहाँ पर 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्लियर बात है? और ये 4 लघु बीजाणु देखो अब आपके परागकण की स्थिति कैसी, आपकी जो आपकी परागकोश है उसकी स्थिति में आप देखोगे कि यहाँ पर आपका क्या हो गया है, ये आपकी लघु बीजाणु धानियां थी, 4 आपकी लघु बीजाणु धानियां थी, इनमें अब किसका निर्माण हो चुका है, आपके परागकणों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, परागकणों के, यानी कि एक लघु बीजाणु में कितने परागकण बनेंगे, 4 बनेंगे, फिर इसमें भी 4 बनेंगे, इसमें भी 4 बनेंगे, किससे, पराग मात्र कोशिका से। तो टोटल आपके एक परागकोश में कितने बनते हैं, 16 लघु बीजाणु बनते हैं। और ये जो लघु बीजाणु होंगे ये क्या करते हैं,
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर लघु बीजाणु धानी के बाहर सबसे पहले कौन सी परत होती है, टैपिटम की परत होती है। ठीक है, तो ये जो लघु बीजाणु बने हैं ये क्या करेंगे, टैपिटम से पोषण लेते हैं। ठीक है, टैपिटम इनको पोषण देगी और इस लघु बीजाणु से किसका निर्माण होगा आगे चल करके, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन का। तो फूलों में आपने जो पाउडर जैसी फॉर्म देखी है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि वो क्या होते हैं, आपके परागकण यानी कि पोलन ग्रेन होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे लघु बीजाणु है वो जब परागकण का निर्माण करेंगे तो वो जो परागकण होते हैं, वो जो आपकी पाउडर जैसी फॉर्म होती है, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसकी संरचना दिखाई कैसे देती है। तो एक परागकण की संरचना कैसी होगी, ध्यान से देखिए। परागकण की संरचना देखो कैसी होती है। परागकण की संरचना में आप देखते हो एक इसमें बड़ी कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी वेजिटेटिव सेल, इसके पास तो अपना केंद्रक होगा, इसी पे अंदर पर एक क्या होती है, छोटी कोशिका होती है, इसे हम जनन कोशिका कहते हैं। ये परागकण की संरचना में दो कोशिका होगी, एक आपकी कायिक कोशिका और एक आपकी जनन कोशिका। अब इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर एक आवरण होता है। ये जो अंदर का आवरण होता है इसे हम क्या कहते हैं, अंतःचोल यानी कि इंटाइन कहते हैं। और ये बना होता है किसका, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। जबकि अगर हम इसके बाहर की बात करेंगे तो बाहर की अगर बात करें तो बाहर को कहीं कहीं पर आवरण होता है और कहीं कहीं पर नहीं होता है। जैसे ये आवरण है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, बाह्य चोल कहलाता है। और ये जो बाह्य चोल बना होता है ना, ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। इस स्पोरोपोलिन का आसानी से जैविक अपघटन नहीं होता है, यानी कि ये परागकण को आसानी से खत्म नहीं होने देगा, इसका इस पर किसी अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें कहीं कहीं पर ये छिद्र जैसी संरचना है, ये देख रहे हो छिद्र जैसी संरचना। तो ये जो छिद्र जैसी संरचना है इन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। ये क्या है, जनन छिद्र की संरचना। तो आपके परागकण की संरचना इस तरीके से। अब यही परागकण आपका कहाँ जाएगा, मादा संरचना में जाएगा परागण के द्वारा यानी युग्मक स्थानांतरण जब होगा तो पाउडर वाले फॉर्म ही क्या होते हैं, मादा संरचना में जाते हैं। ठीक है, अब मादा को जरा मादा की बात करते कि मादा का निर्माण कैसे होता है। तो मादा का निर्माण होता है, आपने देखा क्या, आपने देखा ये वर्तिकाग्र की संरचना, ये वर्तिका और ये आपका अंडाशय है। अंडाशय के अंदर हमने किसकी संरचना को देखा, आपके इस बीजांड की संरचना को देखा। तो जी बीजांड की संरचना में बीजांड काय के अंदर बहुत सारी कोशिका होती है। जब उनमें विभाजन होता है, ठीक है, तो उनमें एक कोशिका बनती है आपकी कौन सी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में हमने कहा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब विभाजन होता है तो इससे क्या बनते हैं, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, 4 कुछ इस तरीके से, 1 गुरु बीजाणु, 2 गुरु बीजाणु, 3 और 4 बनते हैं। अब होता क्या है कि इनमें से 3 गुरु बीजाणु तो अपने आप को नष्ट कर देते हैं, बचता कौन सा है, केवल एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु बचेगा, है ना। और ये एक क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चल करके भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। यानी कि इस एक में आप क्या देखोगे, कितने बार, 3 बार आप देखोगे समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कितने बार, 3 बार। तो पहले एक गुरु बीजाणु था, उसके केंद्रक में विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक बनते और वो दोनों केंद्रक अपने अपने ध्रुवों में जाते हैं। फिर 2 केंद्रक से आपके 4 केंद्रक बनेंगे, फिर 4 से आपके 8 केंद्रक बनते हैं, है ना। इस तरीके से आपके 8 केंद्रक बनेंगे। बस इतने बार आपका क्या होता है, 3 बार आपका यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हुआ, पहला समसूत्री विभाजन, फिर दूसरा और फिर क्या हुआ, तीसरा हुआ। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तब जाकर के आपके ये 8 केंद्रक का निर्माण होता है। फिर ये 8 केंद्रक में 2 साइड के केंद्रक मध्य में आएंगे तो दोनों ध्रुवों पर 3-3 केंद्रक होते हैं। तो आपको यहाँ पर कैसी संरचना दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देगी कि जो 3 केंद्रक है वो ऊपर की ओर होते हैं और इनमें अपना कोशिका
विभाजन करके कोशिकाएं बनाते हैं। ठीक है, नीचे आपके बीजांड द्वार के पास 3 केंद्रक होते हैं जो कि विभाजन करके अपनी 3 कोशिकाएं, तीनों केंद्रक में विभाजन हुआ, तीनों ने 3 कोशिका बनाई और बचा हुआ जो भी कोशिका द्रव होता है वो बीच में आ जाता है और बीच में आपके 2 केंद्रक रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो संरचना होती है कैसी वाली, जो आपकी 7 कोशिकीय संरचना है और ऐसी कैसी संरचना है, 8 केंद्रक वाली संरचना है। ये जो संरचना होती है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इसी भ्रूण कोश में आपकी एक संरचना मादा युग्मक भी होती है। ठीक है, जो कि परागकण होगा ना, जब वो नर युग्मक बनाएगा तो वो नर युग्मक उसी मादा युग्मक से संलयित होगी। तो भ्रूण कोश की इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। ऊपर की जो 3 कोशिका है उन्हें हम प्रतिव्यसांत कोशिका कहते हैं। नीचे जो बीजांड द्वार के पास जो सबसे पहले 2 कोशिका है उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं, जिसमें कुछ फिलीफॉर्म उपकरण तंतु रूपी समुच्चय हम इनको कहते हैं, जो कि आगे निषेचन की क्रिया में हेल्प करेंगे। ठीक है, किनमें, सहायक कोशिका में। सहायक कोशिका से ठीक पीछे इंपॉर्टेंट कोशिका है, यही आपकी अंड कोशिका है। इसी के साथ आपका नर युग्मक संलयित होता है और बीच की जो कोशिका होती है उसको हम ध्रुवीय केंद्रक या केंद्रिकीय कोशिका या हम उसको द्वितीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। ये आपके किसकी संरचना आप देख रहे हो, उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका, लेकिन केंद्रक गिनोगे 1 2 3 4 5 6 है ना, और बीच में देखो एक कोशिका में 2 केंद्रक है, 7 8, तो ये क्या होती है, 7 कोशिका 8 केंद्रक भ्रूण कोश की संरचना होती है। ठीक है, अब आपका मादा युग्मक भी बन गया है। तो हमने सबसे पहले युग्मक जनन की क्रिया कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी प्रोसेस क्या होगी, दूसरी प्रोसेस युग्मक स्थानांतरण होता है। तो जब भी हम युग्मक स्थानांतरण की बात करते हैं पुष्पीय पादपों में, तो उसे हम क्या कहेंगे, परागण कहते हैं। ठीक है, तो परागण क्या होगा, जो आपके क्या है, जो आपके क्या है, पुष्प के नर भाग पुंकेश्वर होते हैं, उनसे जो परागकण होते हैं उनका मादा की कहाँ, जो इसकी वर्तिकाग्र होगी। ठीक है, इस वर्तिकाग्र पर किसी भी माध्यम के द्वारा स्थानांतरण जो होता है इसी को हम परागण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, पुंकेश्वर के पराग कोश से पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र यानी मादा संरचना पर किसी भी माध्यम द्वारा स्थानांतरण को परागण कहते हैं। क्लियर बात है। अब आपके जो परागण होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि पुष्प भी अलग अलग होते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका स्वयुग्मन होता है, दूसरा आपका सजात पुष्पीय परागण और तीसरा आपका क्या होगा, पर परागण होता है। तो जब हम बात करते हैं स्वयुग्मन की, यानी कि इसमें जो पुष्प और पादप होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी इसमें आप देखोगे कि इसी में आपकी ये नर संरचना है इसी पुष्प में और इसी में मादा संरचना है। तो यहाँ आप क्या देखोगे कि जो परागकण है वो अपने पराग कोश से अपनी ही पुष्प की मादा की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इस प्रकार का परागण जब उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण होता है तो इसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। लेकिन सजात पुष्पीय परागण में आप क्या देखोगे, ये पादप तो एक रहता है लेकिन पुष्प आप क्या देखोगे, अलग अलग देखोगे। माना इस पुष्प में हमने कहा ये नर संरचना है, ये इसकी कौन सी है, मादा संरचना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो परागकण है वो ये आपका एक पुष्प से उसी पादप के है ना, सेम पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो इसे हम सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। ठीक है, तो उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। और अगर पर परागण की बात करें तो यहाँ पर पादप पुष्प सब क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ये माना एक पादप, ये दूसरा पादप, इसमें मानाबाद ये आपकी नर संरचना और इसमें मादाबाद इस पुष्प में ये मादा संरचना। तो हो क्या रहा है कि पराग कणों का स्थानांतरण इसी पुष्प किसी दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो रहा है। तो इसमें आपको अनुवांशिक भिन्नता देखने के लिए मिलेगी, जबकि इन दोनों में अनुवांशिक रूप से जो संतति होगी वो बिल्कुल समान होती है, जनक के समान। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग पादप है तो संतति भी इन दोनों के अनुवांशिक पदार्थ वाली होगी। तो पर परागण किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। अब देखो ये जो स्थानांतरण हो रहा है ये किसी ना किसी माध्यम के द्वारा होता है।
तो ये माध्यम आपके क्या होते हैं, यानी कि परागकण के कारकों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बात ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल आपका जो वायोला होता है, ठीक है, ऑक्सैलिस होता है, ऑक्सैलिस होता है, ठीक है, ऑक्सैलिस होता है और कॉमिलिना होता है, कोमिलिना। ये तीन ऐसे पादप है जिनमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? नीचे इसके आपके अनूनमिलिया यानी कि बंद प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, और इसके जो ऊपर भाग होते हैं उसमें उनमिलिया यानी कि खुले प्रकार के पुष्प पाए जाएंगे। यानी कि इन पुष्पों में आपके स्वपरागण की क्रिया किन में होंगी? जो बंद पुष्प होते हैं तो ये स्वपरागण करते हैं, ठीक है, इनमें हमेशा स्वपरागण होगा। अनूनमिलीय परागणी पुष्पों में स्वपरागण की क्रिया होती है, जबकि जो उनमिलीय होंगे उनमें आपका परपरागण या स्वपरागण दोनों हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनमूल्य खुले पुष्प होते हैं, और ये किस पुष्प किसकी विशेषता है? वायोला, ऑक्सैलिस, कोमिलिना में दो प्रकार के पुष्प होते हैं, अनूनमिलीय और उनमिलीय। क्लियर बात? अब परागण के कारकों की बात करते हैं, यानी वो कारक जो इन पराग कणों को मादा संरचना तक ले जा रहे हैं। वो आपके जैवीय कारक भी हो सकते हैं, अजैवीय भी हो सकते हैं। अजैवीय में जिनमें प्राण नहीं पाए जा रहे, जैसे कि वायु द्वारा उड़ करके जा रहा है तो वायु परागण, जल द्वारा जल की धाराओं के साथ परागण मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो इसे हम जल परागण कहते हैं। अगर बात करते हैं जीवीय कारक की, जीवीय यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है, तो जीवन पाया जाता है और वो परागण की क्रिया में सहायक है। तो जैसे कीट है ना, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, इनके शरीर पर चिपक करके परागण एक पादप से दूसरे पादप के पुष्प तक जाते हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? ये जैवीय परागण है। अब ये कीट के द्वारा, किसी के भी द्वारा हो सकते हैं जो जीवित जीव होंगे उनमें, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए अब इन पुष्पों के क्या गुण होते हैं। जैसे कि अगर वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो वायु परागण होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पृथ्वी में सारे पुष्प ही वायु परागण कर रहे हैं। वायु परागण करने वाले पुष्पों के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि वो पुष्प कैसे होंगे? संरचना में छोटे होते हैं, उनमें कोई रंग नहीं होता है, ना ही कोई गंध होता है, ना ही क्या होता है? मकरंद होता है। ये कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखो वायु किसी से ना तो अट्रैक्ट करना है, वायु तो अपनी दिशा में बहेगी, तो इनके जो परागकण है वो वायु के साथ ही बह जाएंगे, कहीं भी बह करके कहीं ना कहीं पुष्प की किसी वर्तिकाग्र पर पहुंच ही जाएंगे वायु के द्वारा, ठीक है। ऐसे जो पुष्प होंगे वायु परागृत करने वाले, अगर उनके परागकणों की बात करें, उनका होना जरूरी है कि वो हल्के रहे और चिपचिपे रहित रहे। हल्के रहेंगे तो आसानी से उड़ जाएंगे, चिपचिपे रहेंगे तो हवा से उड़ जाएंगे, है ना, वरना चिपके रह जाते हैं। तो चिपचिपे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर इनके पुंकेश्वर की बात करें तो गुच्छों में होने चाहिए, गुच्छों में होंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारी संख्या में परागकण बन रहे हैं, और जब वायु चलेगी तो सारे एक साथ एक दिशा में उड़ करके कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्तिकाग्र पर तो जाएंगे जाएंगे, ठीक है। अगर इसके अंडाशय की बात करें, क्योंकि वायु परागण में निषेचन के चांसेस कम होते हैं, तो अगर एक अंडाशय एक पुष्प में पाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, कम से कम वो तो यहाँ पर निषेचित हो जाएगा। तो एक अंडाशय होना चाहिए, और जो वर्तिकाग्र होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए, ठीक है। अंडाशय एक होना चाहिए, और अगर वर्तिकाग्र की बात करें वो कैसी होनी चाहिए? पंखनुमा, ताकि वायु जब चले तो इन पंखों में वो चिपक जाए परागकण और फिर क्या हो? ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में भुट्टा, घास, घास में सबसे ज्यादा वायु परागण होता है। फिर आ जाते जल परागण की बात करते हैं। जल यानी कि अब जल की धाराओं के साथ जो यहाँ पर परागण हो रहा है, जल की धाराओं में बह करके जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे जल परागण कहते हैं। अब जल भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ जल आपके स्वच्छ जल होता है, यानी कि कुछ पादप स्वच्छ जल में होंगे तो वो स्वच्छ जलीय परागण करते हैं, जैसे कि इसमें स्वच्छ जल में आपका वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला करता है, और समुद्री जल में आपका जोस्टर और समुद्री घास करता है, ठीक है। अगर बात करें स्वच्छ जल वेलिस्नेरिया की, तो ये जल की सतह में परागण करता है, और जोस्टर जो होता है वो भीतरी भाग में, है ना, इसके परागकण क्या होंगे? भीतर, जल की सतह के नीचे भीतर भाग से इनका स्थानांतरण होता है वर्तिकाग्र पर। क्लियर, ठीक है, यानी इसकी नर और मादा दोनों संरचना जल के भीतर है, ठीक है। तो ये आपके जल के द्वारा, इनमें आपको ध्यान रखना एग्जाम्पल। फिर आओ जरा, कीट के द्वारा परागण के लिए पुष्पों की क्या विशेषता होनी चाहिए? कीट को आकर्षित करने के लिए रंगीन होने चाहिए,
गंध युक्त होने चाहिए और इनमें मकरंद, मकरंद उन कीटों का पोषण होता है जो पुष्प के अंदर होता है, नेक्टर जिसे कहते हैं, जिनको शक करके जो आपकी मधुमक्खी होती है वो शहद बनाती है ना, तो पुष्पों के रस को चूस करके शहद बनता है, तो इसलिए वो मकरंद खाने के लिए इन पुष्पों पे आएगी, तो जितना सुंदर पुष्प दिखेगा कीट उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। चाहे तितली की बात करें, मधुमक्खी सबसे ज्यादा कीट परागण करती है, ये भी आएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए, मक्खी मधुमक्खी, मक्खी तो नहीं, मधुमक्खी और तितलियां सबसे ज्यादा क्या करती है, आपका कीट परागण करती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम किसकी, यहाँ पर अगर बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, आपके पक्षी के द्वारा परागण कौन करता है, पक्षी परागण आपका शंखखोरा होता है और गुंजन पक्षी, इतनी बात क्लियर रखना है, ठीक है। बाकी आपके बंदर वगैरह ये सब क्या करते हैं, परागण की क्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब आ जाते, अब देखो जब आपने निषेचन पूर्व घटना युग्मक जनन पढ़ लिया है, युग्मक स्थानांतरण पढ़ लिया है, ठीक है, अब होगा आपका द्विनिषेचन, यानी निषेचन की क्रिया होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपके पास दो टॉपिक आते हैं स्वपरागण को रोकने के लिए। देखो स्वपरागण से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जो संतति होती है वो समान आनुवांशिकी वाली होती है, तो आप यहाँ पर कृत्रिम रूप से स्वपरागण को रोकने के लिए कृत्रिम संकरण कराते हो, यानी कि खुद की इच्छा अनुसार वांछित लक्षणों को पैदा कराने के लिए पर परागण को बढ़ावा देके स्वपरागण को रोकते, खासकर द्विलिंगी पुष्पों में, ठीक है। तो कृत्रिम संकरण द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण को रोकने और पर परागण को बढ़ावा देकर वांछित लक्षण प्राप्त करना क्या कहलाता है, कृत्रिम संकरीकरण कहलाता है। और इसकी दो विधियां होती है, एक होती है विपुंसन और दूसरी होती है बैगिंग। अगर विपुंसन की बात करें तो इसमें देखो विपुंसन यानी कि इसमें क्या होता है, जो पुष्प द्विलिंगी पुष्प का जो पुंकेश्वर भाग होता है, किस पुष्प का, द्विलिंगी पुष्प का जो पुंकेश्वर भाग होता है उसको क्या कर देते हैं, चिमटी की, है ना, चिमटी की सहायता से क्या कर देंगे, अलग कर देते हैं, सहायता से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो इसमें स्वपरागण होगा नहीं, तो हम पर परागण करा करके क्या कर सकते हैं, वांछित लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो विपुंसन में पुंकेश्वर भाग को चिमटी की सहायता से अलग कर दिया जाता है। तो अगर आप इसके भाग को निकाल दोगे तो केवल मादा संरचना रहेगी, है ना, और फिर इसमें पर परागण हो सकता है। दूसरी क्रिया है बैगिंग। बैगिंग में आप क्या कर सकते हो, अपना कृत्रिम परागण करा सकते हो। आप नहीं चाहते हो कि उसी का जो पुष्प नर भाग है वो उसके परागण उस पुष्प में गिरे, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई परागण लेकर के उसकी वर्तिका पर उस पर छिड़काव कर देंगे और फिर उस वर्तिकाग्र को, क्योंकि कोई और परागण उस पर ना गिर जाए, उस वर्तिका को आप क्या कर देते हो, उस स्त्री केसर की संरचना को बटर पेपर की सहायता से ढक देते हो। बटर पेपर की सहायता से क्या कर दिया जाता है, स्त्री केसर को ढक दिया जाता है, स्त्री केसर को क्या कर दिया जाएगा, ढक दिया जाता है। इससे आपने जो अवांछित परागणों को डाला है उसी की संतति आपको मिलेगी, ठीक है, कोई और परागण इसमें नहीं आएंगे क्योंकि आपने बैग से ढक दिया, जो आपने डाला होगा उसकी संतति बनेगी। तो ये होती है विपुंसन और ये होती है बैगिंग। आप क्या कर रहे हो, कृत्रिम रूप से संकरण करा रहे हो, अपनी इच्छा अनुसार वांछित लक्षणों को प्राप्त कर रहे हो, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, कृत्रिम संकरण कहा। क्लियर बात है। अब आ जाते हैं अगला टॉपिक जो कि इसमें है द्विनिषेचन का, ये आ गया है ना। सबसे पहले निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ दी, अब निषेचन होगा। तो निषेचन पुष्पीय पादपों में जो आपका द्विनिषेचन की खोज की है वो एसजी नवाश्चिन जी ने करी है। किसने करी है, एसजी नवाश्चिन जी ने करी है। नवाश्चिन ने कब करी थी, 1898 में करी है। क्लियर बात है, ठीक है। अब द्विनिषेचन में होता क्या है, ध्यान से देखो, आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो कि मैंने जब आपको परागकण की संरचना बताई तो परागकण में एक कौन सी थी, कायिक कोशिका, बड़ी कायिक कोशिका थी, है ना, जो बड़ी वाली थी वो कायिक कोशिका थी। और आपको पता है कि जो इसके अंदर छोटी कोशिका थी वो इसकी कौन सी कोशिका थी, जनन कोशिका थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अगर आपको ध्यान है, देखो जब क्या हो जाता है, निषेचन हो रहा होगा परागण की, एक बार आपके जो परागकण है वो यहाँ पहुंच गए हैं, तो उनमें से केवल एक परागकण की जो कायिक कोशिका होती है, कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन एक परागकण की जो कायिक कोशिका होगी वो इस तरीके से लंबी हो जाती है और वो लंबी होके किसका निर्माण करती है, पराग नलिका। तो यहाँ पर कायिक कोशिका, यहाँ पर किसका,
पराग नली का निर्माण करती है, पोलन ट्यूब बनाती है। और ये पोलन ट्यूब कहाँ से, बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करती है। और इसको प्रवेश को सहायता करने में जो सहायक कोशिका में आगे तंतुनुमा समुच्चय लगे थे ना, वो इनको निर्देश देती है कि यहाँ से क्या है, प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो पराग नली देखो यहाँ प्रवेश करी। उसके बाद अब देखो इस पराग नली के अंदर यानी कायिक कोशिका के अंदर आपका जनन कोशिका था, तो इसमें समसूत्री विभाजन होते और इससे दो क्या बनेंगे, नर युग्मक बनते हैं। दो नर युग्मक बनेंगे, तो दो नर युग्मक बनेंगे। ठीक है, यानी कि पुष्प पादपों में दो नर युग्मक बनते हैं और वो दो नर युग्मक भी इसी पराग नली से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, बीजांड द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे। अब देखो जो पहला नर युग्मक होगा वो सहायक कोशिका के ठीक पीछे अंड कोशिका थी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहला नर युग्मक होगा, ठीक है, कहाँ है, ये जो आपका है पहले नर युग्मक ने जो कि अगुणित है, उसने अंड कोशिका एक अगुणित कोशिका के साथ संलयन किया और क्या बनाया, एक द्विगुणित कोशिका यानी कि युग्मनज जाइगोट को बनाया। अब पीछे से दूसरा नर युग्मक भी आ रहा, तो वो आगे चल करके किसके साथ संलयित होगा, जिस कोशिका के पास दो केंद्रक थे। जो तो दूसरा नर युग्मक जो कि अगुणित है, वो जब द्वितीय कोशिका जो कि एक दो केंद्रक वाली संरचना है, द्विगुणित है, उसके साथ संलयित होता है, तो यहाँ पर भ्रूण पोष, पोष की बात करें, भ्रूण पोष जो कि एक कैसी संरचना है, त्रिगुणित संरचना है, इसका निर्माण करता है। क्योंकि यहाँ पर तीन केंद्रकों के संलयन हुआ तो इसको हम त्रिसंलयन कहेंगे। और पुष्प पादपों में आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो नर युग्मक बने और दोनों नर युग्मक ने क्या करा, दो बार संलयन, एक बार ये संलयन हुआ, एक बार ये संलयन हुआ, तो दो संलयन के कारण हम इसे क्या कहते हैं कि पुष्प पादपों में द्वि क्या होती है, दो बार द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विनिषेचन कहते हैं। आया समझ में कि परागण क्रिया के बाद आपके परागकण की कायिक कोशिका पराग नली का निर्माण करती है और जनन कोशिका दो नर युग्मक का निर्माण करेगी। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर युग्मनज बना रहा है और दूसरा नर युग्मक द्वितीय कोशिका के साथ एक त्रिगुणित भ्रूण पोष की संरचना बनाता है। ये जो भ्रूण पोष है ये भ्रूण को पोषण देगा जब भ्रूण परिवर्धन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा इस तरीके से, देखो आपका ये क्या होगा, सबसे पहले ये देखो तंतुमय समुच्चय उपकरण है, इसी के द्वारा आपकी जो कायिक कोशिका थी, पराग नली थी, उसने अंदर प्रवेश करा। जब प्रवेश करा तो नर युग्मक था, एक ने आपका उस अंड कोशिका के साथ संलयित करके युग्मनज बनाया और दूसरा आपकी द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर के क्या बनाएंगी, भ्रूण पोष को बनाती है। अब देखो आपका युग्मनज जो होगा, ठीक है, आपकी कौन सी संरचना थी, ये जो युग्मनज होगा ये भ्रूण पोष से पोषण लेकर के किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। ठीक है, अब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण क्या करता है, इस भ्रूण पोष से पोषण लेगा और अपना परिवर्धन करता है। तो भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, ध्यान से देखो, हमने द्विनिषेचन पढ़ लिया, अब निषेचन पश्य घटना है, युग्मनज बन गया, युग्मनज से आपका देखो ये आपका युग्मनज है ना, युग्मनज बन गया, ये रहा युग्मनज। अब युग्मनज से भ्रूण बन रहा है, तो जब भ्रूण बनेगा तो युग्मनज में एक समसूत्री विभाजन होता है जिससे एक ऊपर दो कोशिकाएं बनती है, ऊपर वाली कोशिका आपकी अग्रस्थ कोशिका होती है और नीचे वाली ये कोशिका आपकी आधारी कोशिका होती है। ठीक है, अग्रस्थ कोशिका इस तरीके से 8 से 10 कोशिकाएं बनाती है। आधारी कोशिका पहले गोलाकार भ्रूण का निर्माण करेगी, फिर हृदयकार भ्रूण का निर्माण करेगी और उसके बाद जैसा पादप होगा, अगर क्या होगा, द्विबीजपत्री पादप होगा, तो यहाँ पर आपके द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण यानी जिसमें दो बीजपत्र होते हैं। और अगर पादप एक बीजपत्री होगा तो यहाँ पर एक बीजपत्री पादप के भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री भ्रूण अब आपका आगे अपने रूप में परिवर्तित होता है। इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अगर एक बीजपत्री द्विबीजपत्री भ्रूण की बात करें तो ये आपका इस तरीके से द्विबीजपत्री भ्रूण बनेगा जिसमें एक और एक यहाँ पर दो, ये क्या है, इसमें दो बीजपत्र होते हैं। ठीक है, बीजपत्र होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, इस बीजपत्र के नीचे जो संरचना होती है इस भाग को हम मूलांकुर भाग कहते हैं और इस मूलांकुर की रक्षा के लिए इसमें क्या होती है, रूट कैप होती है, मूल गोप की संरचना होती है।
ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम? परांकुर भाग कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है आपका? द्विबीजपत्री, यानी एक और एक दो बीजपत्र है तो द्विबीजपत्री भ्रूण है। और अगर एक बीजपत्री भ्रूण की बात करें तो इसमें केवल एक बीजपत्र होता है। ये देखो इसमें केवल क्या है? एक बीजपत्र है। और उस एक बीजपत्र को हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्कूटेलम कहते हैं। और इसमें आप देखोगे ये संरचना, इसमें यही किसकी संरचना है? यहाँ पर आपका क्या होता है? परांकुर भाग होता है। परांकुर की रक्षा के लिए इसमें क्या पाया जाता है? परांकुर चोल पाया जाता है, ठीक है। और नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर आपका मूलांकुर होता है। मूलांकुर के नीचे इसकी रक्षा के लिए मूल गोप होता है, मूल गोप होता है। और इस मूलांकुर की एक रक्षा के लिए क्या होता है? मूलांकुर चोल भी होता है, मूलांकुर चोल भी होता है। तो ये आपकी किसकी संरचना हो गई? ये आपका एक बीजपत्री भ्रूण और वो आपका क्या हो गया? द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका द्विबीजपत्री भ्रूण है। द्विबीजपत्री किसकी संरचना है? भ्रूण की संरचना है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका किसकी संरचना है? एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना है। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो निषेचन पश्य घटना में भ्रूण का परिवर्धन देख लिया। भ्रूण या तो एक बीजपत्री बनेगा या तो द्विबीजपत्री बनेगा। अब क्या बनेगा? निषेचन पश्य में बीजांड बनता है, बीजांड से बीज बनता है ना। तो यहाँ पर आपकी वो जो संरचना थी ना, ये जो आपकी मादा वाले के ये भाग तो हट जाएंगे, लेकिन जो पुष्प का जो मादा संरचना में ये आपका कौन सा भाग था? अंडाशय भाग था, ठीक है। और अंडाशय के अंदर आपने देखा था कौन सा भाग था? बीजांड का भाग था, ठीक है। और आपको पता है ना बीजांड के अंदर ही तो आपका कौन बना था? पहले युग्मनज और इसमें भ्रूण बना था। तो ये आपका भ्रूण है, तो बीज के अंदर भ्रूण होता है। क्योंकि देखो अब ये जो आपका बीजांड होता है ये आपका बीजांड है, ठीक है। तो बीजांड किस में बदलेगा? ये बीजांड बदलेगा बीज में, ठीक है। तो माना इससे क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो बीज बनेगा तो यहाँ पर इसके अंदर भ्रूण है, ठीक है। तो बीजांड में आपके क्या होता है? बीजांड के जो आपके ये अध्य आवरण थे, दो अध्य आवरण अंत और बाह्य, ये किसका निर्माण करते हैं? टेस्टा और टेगमेन का, ठीक है। इसकी लेयर होती है, इस बीज का बीज कवच का निर्माण होता है। एक और दो क्या होता है? बीज कवच का निर्माण होता है, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? अंता वाली को टेस्टा कहते हैं और बाहर वाली को हम क्या कहेंगे? टेगमेन कहते हैं। तो ये आपका क्या है? बीज कवच है। बीज का कवच आपका होता है उसकी रक्षा के लिए। हमने कहा ना आवर्त बीजी में जो बीज होते हैं वो ढके हुए रहते हैं, किससे? आवरण से। तो आपके बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और आपको पता है कि आपके यहाँ पर भ्रूण के साथ निषेचन के समय क्या बना था? युग्मनज और क्या बना था? भ्रूणपोष बना था ना, त्रिगुणित संरचना। तो देखो भ्रूण तो इसके अंदर है, लेकिन कुछ बीजों में भ्रूणपोष भी रहता है। उन बीजों को क्या कहते हैं? अगर किसी बीज, क्योंकि देखो ये भ्रूण जो था वो भ्रूणपोष का उपयोग कर रहा था, अगर वो अपने भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेता है, ठीक है, यानी कि भ्रूणपोष उपयोग हो जाता है, शेष नहीं रहता है, शेष नहीं रहता है, तो ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं? ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? गैर एल्ब्यूमिनस बीज है, नॉन एल्ब्यूमिनस बीज होते हैं, ठीक है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस में जितने आपके कैसे बीज होंगे? द्विबीजपत्री बीज होते हैं, उनमें कभी भी भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है। किसमें? द्विबीजपत्री भ्रूण में। और अगर बात करते आपका जिसमें भ्रूणपोष शेष रहेगा, यानी कि जब भ्रूण परिवर्धन कर रहा है तो वो भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग नहीं करता, आधा ही उपयोग करता, आधा बीज के अंदर ही रह जाता है। तो जिसके अंदर आपको, जिस बीज में आपका भ्रूणपोष शेष रहता है, ऐसे बीजों को हम एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। तो जितने भी आपके एक बीजपत्री पादप होते हैं ना, इनकी संरचना में आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पर भ्रूणपोष शेष दिखाई देता है। तो आपके बीज दो प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिनस बीज और गैर एल्ब्यूमिनस बीज। एल्ब्यूमिनस बीज जिसमें भ्रूणपोष शेष रहता है और गैर एल्ब्यूमिनस जिसमें कोई भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है, यानी कि भ्रूण के द्वारा भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। क्लियर बात है? तो ये बीज की कहानी भी। अब आपको पता है कि जो इसका अंडाशय भाग था वो किस में बदला? अंडाशय आपका फल में बदलता है ना। और जो अंडाशय की भित्ति होती है
वो इसकी फल भत्ती यानी कि पेरिकार्प का निर्माण करता है। कई बार क्वेश्चन आता है पेरिकार्प क्या है, ठीक है, तो ये क्या है आपका पेरिकार्प, आपका अंडाशय की फल भित्ति होती है, ठीक है। और आपको पता है कि अंडाशय से ही, निषेचन के बाद अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, ये आपको क्लियर है। लेकिन आपके जो फल होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका निर्माण की क्रिया अलग अलग होती है, जिस आधार पर आपके फल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके सत्य फल। सत्य फल यानी जो आपने पढ़ा कि अंडाशय से, निषेचन के बाद जब अंडाशय से ही फल का निर्माण होगा तो ये बिल्कुल सत्य, भाई हमने यही पढ़ा, अंडाशय से फल हो रहा है तो ये सत्य फल है। जब अंडाशय से ही निर्माण होता है फल का तो ये सत्य फल है, जैसे कि अमरूद, संतरा, इनमें। लेकिन अगर बात करते, जिन्हें हम किसकी बात करते हैं, असत्य फल की बात करते हैं, या हम जिनको कह रहे हैं कि इनको हम आभासी फल भी कहते हैं, आभासी फल भी कहते हैं, या हम इनको किस नाम से जानते, कूट फल के नाम से जानते। तो ये एक ऐसे फल होते जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। यहाँ पर ये फल क्या होते हैं, पुष्प के अन्य भाग से होते हैं। पुष्प के अन्य भाग से जब क्या होता है, अन्य भाग से फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, भाग से फल का क्या हो रहा है, निर्माण होता है। जैसे कि फल के जो पुष्प के अन्य भाग कैसे होगा, माना बात किससे हो रहा है, पुष्पासन भाग से हो रहा है, या फिर बाह्य दल से हो रहा है, या फिर दल से हो रहा है, ठीक है, बाह्य दल या फिर दल से हो रहा है, या पुष्प के अंडाशय को छोड़ करके बाकी किसी भी भाग से अगर किसी फल का निर्माण होता है तो वो झूठे फल है ना, गलत फल है, आभासी फल है, क्योंकि वो अंडाशय से नहीं हो रहे। हम तो यही पढ़ रहे लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, तो वो असत्य फल होते हैं। और ऐसे फलों में आपका सेब आता है, स्ट्रॉबेरी आती है और अखरोट होता है। इनका निर्माण भी निषेचन के बाद होगा। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे फल होते जिन्हें हम अनिषेक जनित यानी कि यानी अब्सेंट, निषेच यानी कि निषेचन, ऐसे फल जिनका बिना निषेचन के दौरान ही निर्माण होता है, बिना निषेचन से जब फल का निर्माण होता है उन फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। अब जब निषेचन ही नहीं हुआ तो इनमें बीज कहाँ से दिखेंगे, यानी इन फलों में आपका बीज नहीं होता है। तो जितने भी बिना निषेचन के बीज रहित फल होते हैं, जैसे कि केला, अंगूर, इनमें बीज तो होता नहीं है, यानी कि ये बिना निषेचन के बनते हैं, इन्हें हम अनिषेक जनित फल कहते हैं। तो ये रही आपकी फल की कहानी। फल होते हैं सत्य फल, असत्य फल और अनिषेक जनित फल, ठीक है। इसके बाद आ जाते हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, असंग जनन एवं बहुर्भूणता क्या होती है। असंग जनन का मतलब है, जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, जब बिना निषेचन के बीज बनने की जो क्रिया है, बिना निषेचन, कोई निषेचन नहीं हो रहा है, अपने आप। अभी तक आपने देखा पहले निषेचन होगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर बीज बनेगा बीजांड से, लेकिन अगर बिना निषेचन के बीज बन रहा है तो इस प्रक्रिया को हम असंग जनन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में घास में कोई निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन से आपका बीज बन रहा है। एस्ट्रिया में आपका बिना निषेचन का बीज बनता है, तो इस प्रोसेस को असंग जनन कहते हैं। और दूसरा आपकी डेफिनेशन है बहुर्भूणता, कैसे, किसे कहते हैं, बहु यानी बहुत सारे, भ्रूण यानी कि भ्रूण, यानी जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण दिखाई देते हैं, है ना, ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही बीज या फल में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो इसे हम बहुर्भूणता कहते हैं। और बहुर्भूणता में नींबू, संतरा, आप देखोगे एक बीज है लेकिन उसके अंदर जो भ्रूण की संख्या होती है वो बहुत सारी होती है, तो इसे हम बहुर्भूणता कहते हैं इस स्थिति को। क्लियर बात है। तो इस तरीके से वन शॉट में हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपका एक जो क्विक रिवीजन की हम बात करते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अगर चाहते हो कि आपके ये कॉन्सेप्ट आपके वन शॉट में ही क्लियर हो जाए बहुत ही कम समय में, तो आप सभी के सभी हमारे विद्याकुल के साथ जुड़ जाइए। और अब मैं आपको मिलूंगी अगले चैप्टर के वन शॉट के साथ। और आज की अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।